सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। ये हो गया उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तर दिशा होगी हमारे पास में, ये पश्चिम दिशा होगी, इसलिए हमने ये उत्तर पश्चिम इसको कह दिया कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। फिर हमने इसका विस्तार देखा, जल्दी से बताएं जरा। उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम, इसका विस्तार कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, तो इसकी लंबाई कितनी बनेगी? कितनी लंबी आ जाएगी? 640 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। पूर्व से पश्चिम यदि हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 300 किलोमीटर आ जाएगी। और इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी रहेगी? औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर, 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यहाँ का औसत तापमान कितना है? औसत तापमान कितना? जो 37 है ना, वो पूरे राजस्थान का है। तो यहाँ का कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मरुस्थल का है। चलिए, उसके बाद में हमने क्षेत्रफल देखा, इसका कितना क्षेत्रफल बनेगा? परसेंटेज में देखेंगे तो 61.11। अगर भाग देखेंगे तो कौन सा भाग बनता है, कौन सा हिस्सा? 1/3, 2/3, 3/4 कितना बनता है? वो 2/3, तो वो आ जाएगा 2/3। और क्षेत्रफल अगर वर्ग किलोमीटर में कहेंगे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर हमारे पास में इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये तो होगी बात इतनी अपने पास में। इसके बाद देखिए, आगे हमने इसको दो भागों में बांट दिया था कि एक हमारे पास में शुष्क रेतीला मरुस्थल है और एक अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल है। जो शुष्क रेतीला मरुस्थल था उसके हम पाठ कर रहे थे शुष्क रेतीले के, जिसके अंदर था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अब बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में हमने बालू का स्तूपों के बारे में देख लिया कि कौन कौन से बालू का स्तूप होते हैं। और आज जो अपन देखेंगे वो देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को देखेंगे। बालू का स्तूप मुक्त का मतलब क्या हुआ कि वहां बालू के स्तूप यानी बालू के टीले नहीं है, रेत के टीले नहीं है। अगर वहां रेत नहीं है लेकिन मरुस्थल तो है, रेत नहीं है लेकिन ये हिस्सा किसका है? मरुस्थल का ही है। तो फिर क्या है वहां पे? तो वहां पे अपने को मिलेगा चट्टानी क्षेत्र मिलेगा। वो हमें कौन सा मिलेगा? चट्टानी क्षेत्र मिलेगा। जो मुक्त प्रदेश है वो चट्टानी क्षेत्र है, रेत वहां पर नहीं होगी। तो ये चट्टानी जो क्षेत्र है ये कौन सा है? अब ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट उसमें आ जाएगी, नहीं। ये जो हमारे पास में शुष्क रेतीला था ना, उस ये मिक्स है। युक्त प्रदेश और मुक्त प्रदेश जो है ना वो इसके अंदर मिक्स है, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो जैसे चट्टानी की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन क्षेत्रों में रेत भी है और यहाँ पर कहीं कहीं बीच में चट्टानों की श्रृंखला भी है। एक चट्टानों की क्या है यहाँ पे? श्रृंखला। अब ये जो चट्टानों की श्रृंखला है ना, ये लगभग टर्शियरी काल की है। टर्शियरी काल की चट्टाने हैं, टर्शियरी काल की चट्टाने हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर। तो ये टर्शियरी काल की चट्टाने जो है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जरा, आपने समझा है कि जो हमारा मरुस्थल है वो किससे बना है? मरुस्थल कैसे बना था? तैतीस सागर के अवशेष से, 33 सागर के अवशेष से बना था, अवशेष। अब इससे पहले भी जब देखो, जब कभी भी हलचल होती है, जब कभी धरातल पर हलचल होती है तो हलचल होने से जो उसके पेड़ पौधे होते हैं ना, जो धरातल पर पेड़ पौधे हैं वो नीचे दब जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको पढ़ोगे जब आप, तो आप देखोगे कि 7 लेयर के अंदर है वो, मतलब 7 बार बसी और उजड़ी है। मतलब कि पहले जहां बसी उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई नदी, बाढ़ आई या कोई आपदा आई जिस वजह से वो दब गई। फिर दोबारा से वहां पर आकर जनसंख्या बसी, फिर वो दब गई नीचे। इस प्रकार से 7 उसकी लेयर मिलती हैं। तो ऐसे ही क्या है कि जो हमारा ये रेगिस्तान है ना, इस क्षेत्र में जब वो ये वहां से टूट करके यहाँ पर आया है, उस बीच जो हलचल हुई है ना, उस हलचल के कारण यहाँ के जो भी पेड़ पौधे थे, जो भी यहाँ के पेड़ पौधे थे या जो इसकी वनस्पति थी, वनस्पति या इसके जीव थे, वो सारे के सारे क्या हो गए? नीचे दब गए। अब जहाँ पेड़ पौधे दबे होते हैं तो यहाँ पर जो होती है ना, ये जो चट्टाने होती है कौन सी होती हैं? अवसादी होती है। कौन सी चट्टाने? ये अवसादी चट्टाने होते हैं। और अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है हमें
खनिज तेल। क्या प्राप्त होता है? खनिज। यानी यहां से हमें प्राप्त होंगे ईंधन खनिज प्राप्त होंगे। कौन से? ईंधन खनिज। ध्यान रखेंगे, ईंधन खनिज कहां से प्राप्त होते हैं? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और अवसाद है कहां पे? अवसाद है कहां पे? मरुस्थल में। क्यों अवसाद है? क्योंकि आपको मैंने बताया कि पीछे से नदियों ने पानी बहाकर लाई, तो अपने साथ जो मिट्टी लेके आई तो मिट्टी को छोड़ दिया। जब मिट्टी को छोड़ेगी तो उसको निक्षेपण कहेंगे, लेकिन वो निक्षेपित मिट्टी पड़ी रही बहुत समय तक, तो वो क्या बन जाएगी? अवसाद। अब ये अवसाद जो बना है ना, जिसका मतलब इस क्षेत्र में अवसाद है, तो यहाँ अवसादी चट्टानों में हमेशा हमें ईंधन खनिज ही मिलेगा। ऐसा क्यों है इसको समझ लेना, क्योंकि बाद में अपने खनिजों के टाइम पे आपको इन चीजों को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे जैसे ही पूछा मैंने कि कोयला कहाँ आएगा, तो आपने देखा कि कोयला जो होता है वो ईंधन खनिज होता है, जलाते हैं हम, ईंधन में यूज करते हैं। तो इसका मतलब राजस्थान में कोयला कहाँ से मिल सकता है? मरुस्थल से। पहला क्या होगा? आप मरुस्थल से मिलेगा। मरुस्थल में जब अपने को कोई पर्टिकुलर एरिया देखना होगा तब हम देखेंगे। अच्छा देखना, कोयला बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? देखो, कोयला आप देखेंगे कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को किसको ग्रहण करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं। CO2 को ग्रहण करते हैं और छोड़ते किसको है? O2 को, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। क्लियर है? इतना समझा आप लोगों ने? तो बताइए जरा, ये C कहाँ गया? ये जो C था यहाँ पे, ये इसने CO2 लिया है, CO2 लिया है, तो C तो रख लिया, O2 को लौटाया है ना, तो C कहाँ गया? तो C इसने अपने पास में रख लिया। ये C है। अब एक इसको जल भी चाहिए, जल भी चाहिए, तो जो जल होता है वो क्या होता है? H2O होता है, जल होता है H2O। ठीक है, अब इसमें से क्या किया? इसमें से भी उसने O2 बाहर निकाला, इसमें भी उसने O2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ H रह गया और एक C रह गया। C का मतलब है कार्बन, C का मतलब क्या है? कार्बन। H का मतलब है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। तो इसके पास में जो बचा है, जो पेड़ के पास में होता है, वो क्या होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जब भी आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जब भी आपको जरूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, तब आपको डॉक्टर कहता है कि हरी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, क्योंकि उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्योंकि हरी सब्जियां भी क्या करती हैं? सेम यही पेड़ पौधों वाली कंडीशन होती है। अब इसके पास में कार्बोहाइड्रेट है, जब ये नीचे दब जाएगा, ये जमीन में नीचे दबेगा और दबा हुआ है, तो एक जैसे प्रेशर कुकर में गलता है ना, चीज पकती नहीं है, वो गलती है ना ही उसके अंदर वो चीज जलेगी नहीं, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो वैसे फिर भी भाप बाहर निकलती है। लेकिन जब ये पेड़ पौधे धरती के नीचे दब जाएंगे ना, तो उसकी भाप बाहर नहीं निकलेगी। जब तक भाप बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो जलेगी नहीं, मतलब अंदर ही अंदर गलती रहेगी। गलती रहने का मतलब है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, इसमें से कार्बो का कार्बन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा। और कार्बन की मात्रा ही डिसाइड करती है कि वो जो कोयला है वो कितना उच्च कोटि का है। आपको पता है कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? सबसे कौन सा? एंथ्रेसाइड होता है, एंथ्रेसाइड होता है। इसमें 90% अपने को कार्बन की मात्रा मिलती है। यानी अगर लकड़ी बहुत लंबे समय तक नीचे दबी रही है, तो उसमें से हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है वो अलग हो जाएगा, तो खाली कार्बन रह जाएगा। तो जितना अधिक कार्बन बचेगा, यानी जितना वो भाप बन करके साइड में होता रहेगा, तो बचा हुआ एरिया कार्बन है, तो उतना ही उच्च कोटि का हमें कोयला प्रदान करेगा। और इसमें जो निम्न कोटि का दूसरे नंबर पे होता है वो होता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे होता है लिग्नाइट, और चौथे नंबर पे होता है पीट। अब देखिए, सबसे पहले बनता है पीट, कोयला बनता है, कम कार्बन होता है इसके अंदर, यानी इसमें लकड़ी है और कार्बन थोड़ी की मात्रा है। जैसे जैसे उस लकड़ी के दबे रहने से वो लकड़ी अपने आप अंदर जलती रहेगी, तो कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो उसका यानी कोयले का रूपांतरण होता जाएगा, एंथ्रेसाइड आ जाएगा। एंथ्रेसाइड के बाद में भी अगर अपन देखें, ये 90% कार्बन है, लेकिन 95% कार्बन किसमें होता है? ग्रेफाइट में होता है, ग्रेफाइट, जिससे अपन जो पेंसिल वगैरह बनाई, पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट है।
अब और 100% कार्बन किस में होता है? 100% कार्बन किस में होता है? हीरे के अंदर होता है। यानी इसका मतलब हीरा जो है वो किससे बन रहा है? लकड़ी से बन रहा है। हीरा लकड़ी से बन रहा है। तो जब ये तो कार्बन हो गया, ये तो कार्बन अलग हो गया, तो कार्बन से तो बन गया कोयला। जो बचा हुआ था वो क्या रह गया? अगर इसमें थोड़ी बहुत नमी की मात्रा थी तो वो बन जाएगा खनिज तेल, और जो भाप बनेगी, जो इसमें से वाष्प होगा, वो बन जाएगा प्राकृतिक गैस। यानी प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल और कोयला, ये तीनों एक ही एरिया में आपको मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आप समझ गए कि अब हमें ये जो सब चीजें, अब ये नीचे दबा, जब दबेगा तो वो अवसाद कहलाएगा। जब पेड़ नीचे दबेगा तो क्या कहलाएगा? अवसाद। इसका मतलब ये सारी की सारी घटना किसमें होगी? अवसादी चट्टानों में होगी, अवसादी चट्टानों के अंदर होगी। और अवसादी चट्टाने जो है वो राजस्थान के मरुस्थल में है। अब राजस्थान में जो अवसादी चट्टाने हैं ये कब की है? ये टर्शियरी काल की है, टर्शियरी काल की ये चट्टाने हैं। अब ये टर्शियरी काल की जो चट्टाने हैं, तो क्या इनमें से कोयला तेल मिलेगा? तो इनमें से मिलेगा, क्योंकि ये अवसादी चट्टाने और टर्शियरी काल बहुत समय पहले की बात है। तो यहाँ से खनिज तेल और अपने को कोयला मिलेगा। अब राजस्थान में खनिज तेल और कोयला का क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे गुड़ामलानी, गुड़ामलानी जो क्षेत्र है, गुड़ामलानी और बायतू, बायतू कहाँ पे? ये बाड़मेर के अंदर, गुड़ामलानी और बायतू है बाड़मेर के अंदर। यानी यहाँ पर हमें कोयला और प्राकृतिक तेल गैस यहाँ पे मिलेगा। फिर दूसरा है हमारे पास में जैसलमेर का क्षेत्र है, जैसलमेर, जैसलमेर का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी हमें प्राकृतिक तेल और ये सब अपने को कोयला मिलेगा। अच्छा देखिए जरा, राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला मिलेगा? तो राजस्थान से जो कोयला मिलेगा, कोयला ये लिग्नाइट मिलेगा। कौन सा? लिग्नाइट कोयला मिलेगा, लिग्नाइट। अब लिग्नाइट कोयला मिल रहा है, इसका मतलब ये मरुस्थल जो है वो ज्यादा पुराना नहीं है। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि ये मरुस्थल अगर ज्यादा पुराना नहीं है तो ये मरुस्थल कहलाएगा विश्व का युवा मरुस्थल, विश्व का युवा मरुस्थल कहलाएगा। राजस्थान का जो थार मरुस्थल है ये विश्व का युवा मरुस्थल है। सबसे कम आयु है इसकी, यानी सबसे लास्ट में इसका जन्म हुआ है, युवा मरुस्थल है। और ये जो मरुस्थल है ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान का रेगिस्तान मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता, विविधता का मतलब होता है यहाँ अनेक प्रकार की आपको वनस्पति, अनेक प्रकार के जीव मिलेंगे, ये होती है विविधता। और सर्वाधिक जैव विविधता है राजस्थान का जो ये थार मरुस्थल है, ये विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। यानी यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या है। आप देखिए राजस्थान की टोटल जनसंख्या 6.86 करोड़ है, 6.86 करोड़ जनसंख्या है। इसका 40% का मतलब है इसका 2.5 हिस्सा कर लो आप, ठीक है। यानी ये कितना आ जाएगा? लगभग आप 40, 6 चौका 24, लगभग आ जाएगी हमारे पास में 2.4 करोड़ जनसंख्या। 2.4 करोड़ जनसंख्या जो है ये मरुस्थल में निवास करती है। अब इतनी जनसंख्या विश्व के किसी भी मरुस्थल में नहीं रहती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल हुआ। और ये मरुस्थल ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही मरुस्थल है। दूसरे मरुस्थलों की तुलना में अगर देखें तो छोटा ही है। और इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इस हिसाब से राजस्थान का यानी जो थार मरुस्थल है, इसका जो जनघनत्व है, जनघनत्व जो है ये विश्व में सबसे अधिक है, सबसे अधिक। जितने भी मरुस्थल है ना, उनका जो भी जनघनत्व बनेगा उन सब में इसका सबसे अधिक है। इसका जनघनत्व है 103। ये जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व होता है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, यानी एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, वर्ग किलोमीटर में 103 लोग निवास करते हैं, 103 लोग निवास करते हैं। जबकि अगर अपन देखें कि जो मंगोलिया है, जो मंगोलिया देश है, मंगोलिया देश के अंदर गोबी मरुस्थल है। कौन सा? गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल का जो जनसंख्या घनत्व है ये 2 है, ये विश्व का सबसे कम है।
ये कितना है 2, यानी केवल 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में कितने लोग निवास करते हैं 2 लोग करते हैं, जबकि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में कितने हैं 103। तो ये क्या हुआ, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी अधिक है और जनसंख्या आबादी वाला भी अधिक हो गया, जैव विविधता भी यहाँ सबसे अधिक होगी, और ये अभी युवा मरुस्थल है। राजस्थान का क्या है, ये युवा मरुस्थल। चलिए आगे। ओके, तो ये बात होगी अपनी उससे संबंधित होगी कि जो अपने अभी टर्सरी काल के बारे में चर्चा की है। इसके बाद अब हम लौटते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा हमारा जो पॉइंट है ये है अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। दूसरा है अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। तो हमने शुष्क रेतीले मरुस्थल को 2 पार्टीशन किए थे, एक तो था बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो हमने दोनों की चर्चा कर ली है। बालुका स्तूप युक्त में तो बालुका स्तूप मिलेंगे अपने को, और मुक्त प्रदेश के अंदर हमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का चट्टानी इलाका मिलेगा। ठीक है, अब बारी आती है अर्धशुष्क रेतीले मरुस्थल की। अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल आएगा। अब इस अर्धशुष्क रेतीले मरुस्थल को राजस्थान